नमस्कार। नमस्कार मैडम, प्रणाम। जी। जी निरुपमा मैम नमस्ते। नमस्कार भैया। हाँ वो लास्ट जो क्लास का जो रिकॉर्डिंग का ये जो गूफ अप हुआ उसके लिए ना मैंने ये मैसेज किया था कि हम गुरुजी से आज आप बताइएगा। वैसे तो आपने काफी नोट करके भेज ही दिया था ग्रुप में। तो लगभग सारा भैया भेज दिया था। जी, तो गुरुजी से अगर आज ये रिक्वेस्ट करेंगी जैसे इनका लास्ट जो रेमेडी का बैच रहा होगा उसमें जब ये पढ़ाया गया होगा टॉपिक तो उसकी अगर हमें रिकॉर्डिंग भी मिल जाए। मेरे ख्याल से आज गुरुजी फिर उसे रिपीट ही कर देंगे। नहीं अगर आप देखिए बजाय रिपीट कराने के, क्योंकि आपने तो लगभग उसका सारांश हमें भेज ही दिया ग्रुप में। हाँ तो हाँ ऐसे हाँ। अगर लास्ट बैच में भी गुरुजी ने इन टॉपिक्स को यंत्रों को जब उठाया होगा तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी उनके पास। तो अगर हमें वो रिकॉर्डिंग भी मिल जाए तो हमारा काम भी हो जाएगा, गुरुजी की एनर्जी भी सेव हो जाएगी, बाकी जो गुरुजी होता है। नहीं उनके पास रिकॉर्डिंग नहीं होगी क्योंकि वो रिकॉर्डिंग 3-4 दिन के लिए रहती है खाली उस पे गूगल ड्राइव पे। आप समझे नहीं, लास्ट बैच। हाँ जी, लास्ट बैच का भी गूगल ड्राइव का उनका रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं तो है इनके पास। नहीं नहीं, गुरुजी के पास अपने हर बैच हर जो कोर्स है उसके मॉड्यूल्स के वीडियो रिकॉर्डेड है, जो आप उनसे मतलब ले भी सकते हैं एक सर्टेन कॉस्ट पे। अच्छा, आप तो इसका मुझे आइडिया नहीं है। हाँ तो उसी ये जो लिहाज लिंक आती है तो लिंक तो 3-4 दिन में वो एक्सपायर हो तो जाती है। वो तो स्वाभाविक है, ड्राइव भर जाएगा। मैं उसकी बात ही हाँ नहीं कर रहा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप जैसे एपीए का कोर्स कर रहे हैं या जो पूरा रेमेडी कोर्स है, अगर कोई इसको सिर्फ वीडियो के फॉर्म में खरीदना चाहे तो वो भी खरीद सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है। अच्छा। जी, तो ये मैंने सजेशन रखा मैंने था। एट द स्टार्ट ऑफ द दिस मॉड्यूल आई हैव आस्क्ड द टीम। मैंने बोली थी ये बात कि मुझे रिकॉर्डेड ही मिल जाए तो मुझे चलेगा। तो उस समय तो मुझे बोला गया था कि अवेलेबल नहीं है, नहीं हो पाएगा। हो सकता है उनके प्रोटोकॉल में ना हो, हो सकता है उसमें। ठीक है, देखते हैं गुरुजी फिर क्या बोलते हैं। वैसे गुरुजी ने बोला था कि पीडीएफ की फॉर्म में जो जितना रिटर्न में अगर होगा वो बाद में जब पूरी क्लासेस हो जाएंगी तो शायद देंगे वो। चलिए कोई ना, यदि रिपीट भी आज हो जाती है क्लास तो इट इज गुड फॉर एवरीवन। जो यस, जिन्होंने अच्छे से सुना है तो उनके लिए भी बेहतर है, उनका भी रिवीजन हो जाएगा। और हम जैसे लोग जो मूवेबल रहे उस दिन के लिए भी बेहतर होगा। लेट्स सी उनका गुरुजी के तरफ से। करेक्ट। बट थैंक्स टू निरूपा मैडम, यू आर सो अरे काइंड। उसमें आपने इतना अरे अच्छे से, कोई बात नहीं। इतने अच्छे से आपने जो सच है वो उसको मानना चाहिए, उसको कहने में कोई उसको देखो एक संकोच बात है, नहीं होता मुझे तो। इसमें याद करने का भी कितना इजी है कि संडे से लेकर सैटरडे तक जैसे दिन होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, तो आप पूरे 9 बॉक्स बना लिए 9 ग्रहों के। और बीच वाले बॉक्स में क्योंकि संडे से दिन स्टार्ट होता है और हमारी सूर्य की राशि सिंह राशि है, तो उसमें बीच वाले में 5 लिख लो। उसके बाद मंडे के लिए मतलब चंद्रमा है तो 6 लिख लो। उससे अगले 7, 8, 9, 10 फिर राहु और केतु के उसी सीक्वेंस में लिख लो। जो उस बीच वाले से पहला वाला होगा वहां से तो काउंटिंग स्टार्ट है और सबसे लास्ट वाला नंबर उसके नीचे वाले बॉक्स में होगा। और क्योंकि हम रविवार से शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहली गिनती 1 से शुरू होती है, तो स्टार्टिंग का बॉक्स 1 हो गया ऊपर, तो 1। फिर एक पैटर्न हो गया जो नीचे है, फिफ्थ मतलब इस वाले हाउस में जाना है 1, फिर उसके बाद 2, 3, फिर उसके नीचे 4, फिर पूरी लाइन ऐसे जा रही है 5, 6, फिर 7, फिर उस कॉर्नर में 8 और फिर 9। अगर हमने फर्स्ट वाला देख लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट जब 9 हो गया तो फिर 10 से हम सेम चंद्रमा का बनाएंगे। फिर वो काउंटिंग खत्म हो गई तो उससे आगे का फिर मंगल का। मतलब एक बार अगर आप देख लोगे ना तो बहुत इजी है, उसे रटने की भी जरूरत नहीं है। ये जिस मतलब सहनशीलता भी बोलेंगे, इसमें धीरज बोलेंगे, जिस नॉलेज के साथ में आप जो उसको जिस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं ना, मानना पड़ेगा। बहुत अच्छे से आप हर चीज को, हर टॉपिक को इतने दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही आपको इसके लिए हृदय से धन्यवाद। आप इतना ज्यादा मोबाइल में लिख कैसे लेती हैं?
हम ये लोगों का टैलेंट ना है। ग्रुप, असल में नहीं, वो हम लोगों का एक ग्रुप है जो 2-3 साल से चल रहा है। तो उसमें क्या है कि वो लिखने की आदत पड़ गई। अरे तो उस ग्रुप में हम जैसे नौसिखियों को भी एंटर कर लीजिए, कुछ भला ही हो जाएगा। ठीक ठीक है, लेकिन आपको आंसर देने पड़ेंगे वहां पे जो भी खाली बैठता है ना, उसकी उसकी धुनाई हो जाती है। यानी कि 1 हफ्ता नहीं देते हैं हम नहीं, लोग। एक धुनाई एक धुनाई हो कहानी। जाएगी तो भला ही होगा ना, उसमें भी तो हम तो दोनों हाथ में लड्डू है। उससे भी मूर्ति तराशी दी जाएगी धुनाई से। हाँ नहीं, कोशिश करते हैं आपको, मतलब जो भी इच्छुक होगा तो वो आ सकता है, स्वागत है उसका। प्रणाम गुरु जी, गुरु नमस्कार जी, आप भगवान लोगों के को। चरण स्पर्श। जी नमस्ते गुरु जी, नमस्ते। प्रणाम नमस्ते आचार्य जी, गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। और सुजोय घोष जी, क्या हाल चाल है? प्रणाम गुरु जी। बस ठीक ठाक है आचार्य जी। अनुराधा जी, दीदी का हाल चाल बताइए। कुछ सीट छोड़ेंगे कि नहीं मोदी जी के लिए? हैं? वो कभी नहीं छोड़ेंगे। नहीं। वही रहेंगे। चलिए। सुनने में आ रहा है कि इस बार तो बीजेपी बंगाल में 35 सीट लाएगा। हाँ, बंगाल में देखते हैं, पता नहीं वहां का ना लोगों का मानसिकता थोड़ा डिफरेंट है। वहां पे वो लोग ना क्या है, बंगाली को ही चाहते हैं। मेन प्रॉब्लम यही है वहां पे। अब हाँ कितना वो इन्फ्लुएंस ठीक है, कर पाएंगे पता नहीं। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि इस बार 35 सीट के आसपास जो है मिल तो जाए तो अच्छा बीजेपी है। को है। अब मिल जाए तो अच्छा है वहां पे। हम्म। हर जगह पे करप्शन है वहां पे, बहुत ज्यादा है एरिया में, बहुत ज्यादा है। लेकिन हमको तो दिल्ली से अच्छा कलकत्ता लगा था जब मैं गया था। नहीं, कलकत्ता वैसे रहने के लिए अच्छा है आचार्य जी। मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे दिल्ली अच्छा नहीं लगता। हम्म। मैं वहां पे तो रहा भी ना, 7-8 साल तो वहीं रहा। वहां फिर नवद्वीप भी रहा था, धाम जो है महाप्रभु का, तो वहां पे रहा था, काफी अच्छा लगा था। बट वहां पे ना करप्शन है इस टाइप का, जैसे अब हम लोगों का जैसे प्रॉपर्टी टैक्स का है ना, वहां पे कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स ही नहीं देते लोग। बड़े हुए हैं कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज, कुछ बोलते भी नहीं है वो लोग, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। पता नहीं कैसे अंडर द टेबल, पता नहीं पैसे देते रहते हैं। ऐसे ही चल रहा अच्छा, चलिए। ये सुनकर के बड़ा अफसोस हुआ कि इस बार वोटिंग परसेंट घट गया। है। अच्छा। तो हमारे क्लास में जितने भी लोग बैठे हैं उन लोगों तो कहेंगे कि 1% भी घटने मत दीजिए, आप लोग अपना अपना वोट जरूर दें। हम्म। ठीक है। जरूर गुरु जी। आलस्य नहीं करना चाहिए। यही 5 साल में तो एक बार मौका आता है, चित और पट। हम्म। आप जिसको चाहे दे दीजिए, नोटा जाके दबा दीजिए, लेकिन दबाइए जरूर। दिल्ली में तो 25 तारीख को। 25 नहीं, सर मैं 26 होगा। हर बार जहाँ भी रहता हूँ अक्रॉस द 25 देख। इंडिया, मैं हम्म। भोपाल जाकर के विधानसभा हो चाहे सांसद का चुनाव हो, लोकसभा हो, विद फैमिली जाकर के वहां पर वो वोट देने जाता हूँ। नहीं, बहुत ताकि अच्छा कर, बहुत अच्छा करता है। अधिकार बड़ा मुश्किल से मिलता है, मिला है तो प्रयोग नहीं करेंगे तो दिक्कत है ना। हम्म। और आप समझ सकते हैं कि बदला जा सकता है, जो चाहे आप बदल सकते हो। ठीक है। आपके पास वो पावर आता है 5 साल में एक बार कि आप जैसा चाहें वैसा बदल सकते मेरे पास तो फोन आया था आचार्य जी, हैं। बीजेपी दफ्तर से। बोलते हैं क्या, इस बार वोट दे रहे हो ना हम लोग को। उनको पता है मैं नहीं देता हूँ। पूछ रहे थे। नहीं, अच्छा है। तो हम लोगों का पिछले क्लास का रिकॉर्डिंग जो है वो गड़बड़ हो गया, नहीं प्राप्त हो पाया। हम्म। तो आप लोग परेशान भी होंगे। तो हमने एक सॉल्यूशन सोचा है कि इसके पिछले साल का जो यंत्रोपचार बताए हैं वो वाला आप लोगों को कल बोलेंगे उसको ढूंढने के लिए, अनीता को भिजवा देंगे। इस साल ज्यादा अच्छा पढ़ाए थे वो, फिर भी कोई बात नहीं है।
आप लोग पिछले साल वाला देख लीजिएगा तो उससे काम चल जाएगा। आज का विषय जो है वो बड़ा अच्छा है और वो है रत्नोपचार, रत्नों से उपचार। तो बड़ी बात क्या है कि शब्द तो बड़े अच्छे हैं, रत्नोपचार। क्या इससे उपचार संभव है? तो अगर ना बोले तो भी जाते हैं तो फिर पढ़ा क्यों रहे हैं? हाँ बोले तो भी पता नहीं, इसका अनुभव हमको है भी नहीं। तो ऐसे केसेस में, हमारे धर्म कर्म के केसेस में भगवान है नहीं है इस पे कितना न दर्शन लिखा चला गया। ठीक है ना? हमारे आदि शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। कि ब्रह्म जो है वो तो सत्य है, भगवान तो है, लेकिन ये जो जगत तुम देखते हो ना ये मिथ्या है, ये तुमको भटकाएगा। इसीलिए अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म में लगाओ, जगत में नहीं, ये मिथ्या है। तो बहुत जगह हम लोग ऐसे स्थिति में पहुंचते हैं जहां हमारे लिए ये जवाब देना मुश्किल होता है कि हाँ इसका प्रभाव हमने समझा है, हमने जाना है, हमने देखा है, आप इसको मानिए। ये नहीं कह सकते हम। लैब टेस्ट रत्नों का होता है, उसके प्रभावों का नहीं होता। जैसे हमने नीलम पहना और हमारा ब्लड लेके लोग बोल रहा है कि नीलम फायदा कर रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक, लैब टेस्ट से ये पता चल जाएगा कि ये नीलम है, ये मोती है, ये रूबी है, ये और जो भी है अन्य पत्थर है, उसका तो पता चल जाएगा, लेकिन उसके प्रभावों का पता नहीं चलेगा। तो आप लोगों के मन में दुविधा होगी कि पहनना चाहिए कि नहीं पहनना। तो हम एक शब्द कहते हैं हमेशा कि संभ्रांत लोगों को रत्न धारण करना चाहिए। जैसे गरीब लोग हैं, लोग कहते हैं कि गहना औरतों का श्रृंगार है, लेकिन कहाँ सबको वो गहना प्राप्त होता है? ठीक है, नहीं प्राप्त होता। तो उसी तरह से सब लोग रत्न नहीं धारण करते, लेकिन जिनको सामर्थ्य है उनको पहनना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में क्रेज है रत्न को पहनने का और पहनाने का, और सबसे ज्यादा क्रेज है पहनाने का। तो आप लोगों के मन में होगा गुरु जी आप क्या करते हैं? तो हम रत्न पहनाते भी नहीं। अगर कोई पूछता है कि हमको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए तो ये बता देते, जो वाजिब है वो बता देते हैं कि ये रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि उसको मैंने समझा है। लेकिन अपने तरफ से पहले कि आप नीलम पहन लो आपका ये हो जाएगा, आप पुखराज पहन लो आपका ये ऐसा मैं नहीं बताता। ऐसा होता तो लोग राहुल गांधी को नीलम पुखराज पहना करके गले में बांध करके कुर्सी पे बैठा दिए थे, प्रधानमंत्री भव। ठीक है ना? ऐसा नहीं हो सकता। तो पहनना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए। आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो उसका प्रभाव लोगों के ऊपर अच्छा जाता है, पॉजिटिव एनर्जी जाती है। आप ठीक ठाक से रहते हो तो उसका प्रभाव अच्छा जाता है, पॉजिटिव एनर्जी जाती है। उसी तरह से यदि आप रत्न वत्न पहनेंगे तो उसका प्रभाव अच्छा जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी जाएगी।
भारत में हर जगहों से ज्यादा कलकत्ता में रत्न पहनने का रिवाज है। सब सब लोग अंगूठी पहनेगा, ओरिजिनल हो डुप्लीकेट हो पहनेगा जरूर। और वहां का पंडित रत्न बताएगा, आपने 2 रत्न पहले से पहन रखे उसको उतरवा देगा, ये भालो ना है, ये भालो अच्छे। तो मतलब जो पहले पहने हो वो ठीक नहीं है, अब जो पहना रहे हैं हम ये ठीक है, इससे तुम्हारा तकदीर चमकेगा। बहुत कलकत्ता में बहुत रत्न पहनते हैं लोग। आप वहां जाएंगे तो सब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लोग पहनते हैं। डॉक्टर इंजीनियर जितने बड़े बड़े लोग मिलेंगे ना वो सब भी रत्न पहनते हैं, उनको विश्वास बहुत। तो हमको और आपको भी रत्न पहनना चाहिए। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बात आती है, क्या रत्न पहनने से कोई लाभ या हानि होता है? हानि का विशेष रूप से बात कर लेते हैं। तो रत्न पहनने का तरीका भी समझ लेते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। हम रत्न अंगूठी में डाल के पहनते हैं, गले में लॉकेट में बना करके पहन लेते हैं। राजा महाराजा लोग अपने मुकुट में धारण करता था। अभी श्री रामचंद्र जी का जो अयोध्या में अनावरण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा दिया गया, उसमें देखिए कितने रत्न जड़ित उनके हार हैं। उसमें पन्ना भी है, रूबी भी है, नीलम भी है, पुखराज भी है, सब प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। तो जो संभ्रांत होता है वो सभी प्रकार का रत्न जड़वा करके अपने गले में धारण कर सकता है, अपने मुकुट में पहन सकता है, अंगूठी में पहन सकता है, उसको कोई नुकसान नहीं। लेकिन हमारे ज्योतिष में इस बात को मानना चाहिए, यदि फायदा है तो नुकसान भी होगा। इसीलिए रत्न को सावधानी पूर्वक धारण करना चाहिए। जरूरी नहीं हमारे हाथों में रत्न नहीं है। एक बारी एक पुखराज पसंद आया था, मन तो करता था कि पहन ही लूं, लेकिन उसका रेट जो था वो मेरे औकात से ज्यादा बाहर था। वो 80,000 रुपया पर कैरेट था। और वो 7 कैरेट का टुकड़ा था, तो 5,70,000 रुपया वो हमको पड़ता। अन्य लोग लेने जाते तो वो 1.5 लाख रुपया कैरेट में बेचता। तो पसंद आया, लेकिन सामर्थ्य में नहीं था, हमने मना कर दिया, नहीं पहनना। नहीं तो हमको नहीं पता कि पुखराज हमको पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, लेकिन वो इतना ब्यूटीफुल था, इतना सुंदर था, मन हो गया कि पहन ही लो। लेकिन जब मैंने दाम पूछा तो सर्दी जुकाम सब एक साथ हो गया, नहीं पहन पाया। ठीक है, हर एक लग्नों के लिए 12 लगन है, 12 के 12 लग्नों के लिए अलग अलग रत्न कहे जा सकते हैं। अब आप लोग शब्दों का चयन देखिएगा। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे क्लास में रहते हैं, 2 चीज का ध्यान रखिए। संदर्भ का ध्यान रखिए कि किस संदर्भ में बोल रहे हैं, और शब्दों का चयन का ध्यान रखिए कि हमने किन शब्दों का चयन किया है।
ये आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमने कहा कि हर एक लग्नों में अलग अलग रत्न बताए जा सकते हैं, धारण किया जा सकता है। तो जहां किया जा सकता है वहां नहीं भी किया जा सकता है। लेकिन साधारण रूप से यदि समझना है मुजवानी मौखिक, तो बुध का लग्न हो, शुक्र का लग्न हो, शनि का लग्न हो, तो हीरा, पन्ना, नीलम, गोमेद धारण करें। गुरु का लग्न हो, सूर्य का लग्न हो, मंगल का लग्न हो, चंद्रमा का लग्न हो, तो मोती, मूंगा, मानिक, पुखराज धारण करें। कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या इसी को आधार मान करके हम रत्न पहना दें लोगों को? नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ये तो मैंने माना कि मेष लगन की पत्रिका है तो त्रिकोण नाथ सूर्य और गुरु होता है और लग्नेश स्वयं मंगल है ही। तो मूंगा भी पहना सकते हैं, मानिक भी पहना सकते हैं और पुखराज भी पहना सकते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में मित्र होते हैं, एक दूसरे का विरोध नहीं करते, इसीलिए तीन के तीनों रत्न आप पहना सकते। क्या इस तरह से पहनाना जरूरी है? वृष लगन के लिए 2, 6, 10 शुक्र का, बुध का और शनि का रत्न पहना सकते, क्योंकि ये त्रिकोण नाथ है, आपस में शत्रु नहीं है, लग्नेश के मित्र होंगे, पहन सकते। मिथुन लग्न के लिए 3, 7 और 11, बुध के लिए पन्ना, शुक्र के लिए हीरा और 11 के लिए नीलम, मतलब शनि के लिए नीलम पहनाया जा सकता है। तो क्या पहनाना चाहिए? नहीं पहनाना चाहिए। आपके मन में होगा कि अभी बोल रहे थे पहनाना चाहिए, अभी 2 उदाहरण में तो यही बोला, फिर मना क्यों कर रहा? तो स्वामित्व का फल तीसरे नंबर पर करता है कोई भी ग्रह, और पहले नंबर पे फल कहाँ का करता है? स्थिति का करता है। ये हम और आप सभी जानते हैं। तो यदि आपस में मित्र हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फल कैसा करता है? स्थिति के अनुसार करता है। अब शनि कहाँ बैठा है? 8वें स्थान में बैठा। तो क्या इसका रत्न पहना सकते हैं? नहीं पहना सकते। दूसरा ज्योतिष कहेगा ये कौन सा पागल एस्ट्रोलॉजर आ गया जो कहता है भाग्य का रत्न नहीं पहना सकते। तो भाई भाग्य का रत्न तो पहना ही सकते थे, लेकिन ये फल तो नाश स्थान का देगा ना, अष्टम का दे देगा ना। इसीलिए नहीं पहना सकते। छठे में आ जाएगा
तो फल छठे का दे देगा ना, इसीलिए नहीं पहना सकते। 12वें में चला जाएगा, फल 12वें का दे देगा, नहीं पहना सकते। क्योंकि यदि रत्न पहनने से लाभ होता है तो गलत गलत रत्न पहनने से हानि भी हो सकता है। ये एक लाइन में वैसे ही मान लीजिए आप लोग सब बात, जैसे अन्य बातों को आप लोग मानते हैं। मैं इसका प्रमाण नहीं दे सकता कहीं से भी, लेकिन उसी तरह से मान लीजिए जैसे अन्य बातों को मानते हैं। तो परिस्थितियों के आधार पर रत्न प्रिडिक्ट करना है। इसी में गुरु बुद्ध को मित्र मानता है कि नहीं मानता पता नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। सर नहीं मानता। उसके बाद भी इसका रत्न पहना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फल तो 9th का करेगा ना। मैं 99% बोलता हूं तो आप लोगों को आश्चर्य लगता होगा, लेकिन 99.9 बोल देता हूं आज। 99.9% ज्योतिषी आज तक इस भटकाव में है कि हमको कौन सा रत्न पहनाना चाहिए और कौन सा रत्न नहीं पहनाना चाहिए, ये पता ही नहीं है उसको। कई लोग तो त्रिकोण का रत्न आंख बंद करके पहनाएंगे, वो उसका स्वामी कहाँ बैठा है पता नहीं। कई लोगों को नए तरीके से रत्न पहनाना है तो वो लग्न को छोड़ देंगे, चंद्र लग्न से पत्रिका लगा करके उसके आधार पे रत्न डाल देंगे अपने मर्जी से। कई लोग दशानाथ, जो दशा चल रहा है वो अच्छी दशा है या बुरी दशा है मानते नहीं, कहते हैं दशानाथ को मजबूत करो काम हो जाएगा उसका, ये रत्न पहना देते हैं अपने मर्जी से। पहले, आज से 15 साल पहले मैं भी यही करता था कि जो त्रिकोण नाथ है उसका रत्न पहना देता। और यदि कोई हमसे पूछता था तो उसको उदाहरण भी देते थे कि बाप बीमार पड़ेगा तो इलाज नहीं कराओगे, अगर भाग्येश अष्टम में आ जाएगा तो उसको ताकत नहीं देना है। लेकिन जब मैं ये देख रहा हूं कि जितनी भी पत्रिका है लगती है, एक्सपीरियंस में आता है, अनुभव में आता है कि भाग्येश अष्टम में है और उस भाग्येश की दशा आई तो फल अष्टम का मिल गया, यहाँ तक कि कई बार लोगों को मृत्यु तक प्राप्त हुआ, तो मैं हिल गया। मैंने कहा ना, ये गलत प्रथा है। क्योंकि रत्नों का आधार कहीं हमारे वैदिक ज्योतिष में नहीं बताया गया है। ठीक है, वैदिक ज्योतिष में जितना सा उपाय बताया गया है वो बाद में पढ़ाऊंगा, अभी इधर उधर के उपाय पढ़ा रहा हूं। ये हस्तरेखा विशेषज्ञ वाले लोग रत्नों का प्रयोग करते हैं। ये बुध का पर्वत है, ये सूर्य का पर्वत है, ये शनि का पर्वत है, ये गुरु का पर्वत है, ये शुक्र का पर्वत है, ये मंगल का पर्वत है, इधर राहु केतु होता है। तो जिसका जो पर्वत है उस अंगुली में वो रत्न धारण कर।
ये नियम है। तो अंगूठे में कई लोगों को रत्न पहनते देखेंगे। थंब रिंग लोग आजकल पहन लेते हैं, उसमें हीरा लगवा लिया, क्योंकि ये शुक्र के लिए हो गया। लेकिन विशेष लोग शुक्र के लिए यदि रत्न पहनते हैं, तो यहाँ पे ये पर्वत है, तो इसका ये सबसे नियरेस्ट उंगली ये है, ये पहन। जब लॉकेट में पहनने पर फायदा देता है तो किसी भी उंगली में पहन ले, क्या दिक्कत। मैं बताता हूं कि पन्ना और मोती, इसकी विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। ये दोनों रत्न कनिष्ठा अंगुली में, लिटिल फिंगर में पहनना चाहिए। कई लोग उसको रिंग फिंगर में पहना देते। मैंने कई लोगों से पूछा कि आपको रिंग फिंगर, हमारे गुरुजी रिंग फिंगर में पहना। ठीक, क्योंकि वो जब गले में भी रख के फायदा देता, तो बगल वाले उंगली से फायदा क्यों नहीं देगा, दे देगा। ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, इसीलिए इस पे मैं कमेंट नहीं करता हूं लोगों को कि आपने ये वाला रतन इस अंगुली के लिए बताया गया, दूसरे अंगुली में क्यों पहने हैं। आप रास्ते चलते ऐसा देख भी लेंगे तो इस पे आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब लॉकेट में गले में पहन सकते हैं, यह हमारे पर्वत से बहुत दूर हो गया, तो फिर अगर बगल वाले उंगली में पहन लिए तो कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा मान करके चलिएगा। तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कि अंगुली भी बताया गया, लेकिन उसको भी जरूरी करके फिक्स नहीं किया गया। उसमें भी अलग अलग ज्योतिष अपने अपने मतानुसार प्रयोग करके बता देते हैं। एक रत्न नीलम है, जिसका मार्केट में बड़ा भय है। इसने पहना तो अरबपति हो गया, उसने पहना तो बर्बाद हो गया। यही दो चीज सुनने में आता है। बीच में को कितने लोग रह गए, जिसने पहना तो ढूस हो गया, बारूद में आग लगाए, फटा ही नहीं, चिंगारी दिया और धुआं निकल गया। समझ गए। कितने लोगों ने लाखों लगा के नीलम पहने, हिल डोल कुछ नहीं हुआ, वहीं रह गया। लेकिन लोग जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि इसका पतन हो गया तो किसी का उत्थान हो गया। आपको पत्रिका देखने आता है तो आप उत्थान और पतन पत्रिका से बता सकते हो। रत्न पहनने से किसी का उत्थान हो जाएगा और किसी का पतन हो जाएगा, ये संभव ही नहीं है, बिल्कुल इम्पॉसिबल। लेकिन फिर भी डराते हैं, पहले बाह में बांधो, रात में तकिया के नीचे रख के सो, सांप का सपना आया कि भूत का सपना आया, वो पंडित जी को बताइए। फिर पंडित जी कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, ये सपना आया, अच्छा है। या अब ये वाला रतन आप बदल दिया, दूसरा, इसको रखिए तकिया के नीचे, इससे देखिए क्या आता है, जो सूट करेगा वही देंगे। ये टोटली चोचलेबाजी है। जिनको सही दृष्टि में पत्रिका देखना आता है, ऐसे ही नीलम धारण करवा देगा, उसको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आप नीलम धारण करवाते हो ऐसे स्थिति में, और उसी में प्राण और प्रत्यंतर दशा आ गया और आदमी एक्सीडेंट कर गया, तो आप कहोगे कि नीलम के पहना इसकी वजह से एक्सीडेंट कर गया। अरे एक्सीडेंट तो पहले से लिखा पड़ा था, ये तो आपने देखा ही नहीं था। आप देखोगे कहां से, आपको देखने आता ही नहीं था। आपको तो पत्थर बेचना था तो पहना दिए। तो उसके लिए पत्थर में ही दोष बता दिया कि टेस्ट करके पहनना जरूरी है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, कई लोगों को मैंने
बिना टेस्ट किए रतन पहना दिया। एक लोगों को तो पहना करके 2 घंटा उसके मोटरसाइकिल पे बैठ करके घुमा भी, आज से 15 साल पहले। चलो एक्सीडेंट होगा तो मेरा भी होगा, मैं भी तुम्हारे साथ घूम लेता हूँ, इससे बड़ा टेस्ट और क्या दे सकता हूँ। ये गलत प्रथा है। नंबर 1, क्या क्या गलत है और सही है वो भी जान जाइए। नंबर 2, कि नीलम को चांदी में पहने, ये गलत है। अच्छा, तो क्यों चांदी में पहने? तो सूर्य शत्रु होता है शनि का, तो गोल्ड में न पहने। तो सोना ही एक ऐसा धातु है जो सभी ग्रहों के लिए उपयुक्त है, सभी ग्रहों के लिए उपयुक्त है। अभी पीछे हमने आप लोगों को दान लिखाया है ना, उसमें स्वर्ण सब में लिखाया है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें स्वर्ण नहीं लिखाया। तो अच्छा ठीक है, सूर्य का तो शत्रु है तो चांदी में पहन लो। तो शनि कौन सा चंद्रमा का मित्र है भाई? चंद्रमा कब से शनि का मित्र होने लगा जो आप उसको चांदी में पहना रहे हो? तो ये गलत है। और रत्नों को रत्नों में धारण करें, अर्थात यदि आप नीलम पहन रहे हो, प्रीशियस स्टोन है, सोने में पहनो, मस्त पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई लोग बोलते हैं हीरा गोल्ड में, क्योंकि वो चांदी में बनेगा ही नहीं। अब तो ज्योतिषाचार्य फंस गया, क्या करेगा? शुक्र भी तो सूर्य का मित्र नहीं ना। तो वो तो गोल्ड में बनेगा, तो वहां बोलेंगे व्हाइट गोल्ड में बनवा लो। अब तो ये सब जो है हमने पहले ही बोला कि ये सब अच्छी बात नहीं है, ये बेवकूफ बनाने के लिए। रत्नों को रत्नों में धारण करें, अर्थात नीलम पहन रहे हैं, ओरिजिनल पन्ना पहन रहे हैं, ओरिजिनल मोती पहन रहे हैं, पुखराज पहन रहे हैं, मानिक पहन रहे हैं, मूंगा पहन रहे हैं, सबको सोने में पहनिए। और यदि आप उपरत्न पहन रहे हैं, नीलम के जगह नीली पहन रहे हैं, पुखराज के जगह सुनहला पहन रहे हैं, मानिक के जगह गार्नेट पहन रहे हैं, तो उपरत्न हुआ। तो उपरत्नों को उपरत्नों में पहने, अर्थात चांदी में पहने। बाकी पंच धातु में पहनिए, तांबे में पहनिए। कई लोगों को देखते हैं कि तांबे में मूंगा गुथवाया हुआ है ना, देखने में भी खराब लग रहा है, लेकिन पहने हुआ है, तकदीर बन जाएगा। जैसा फटा हाल मूंगा का है, वैसा ही फटा हाल उस आदमी का भी। मैंने कई लोगों को बोला ये तांबे में क्यों बनवाया तू? हमारे गुरुजी ने बोला। हमने कहा कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं। हमने कहा तो उतारा क्यों नहीं अभी तक? तो क्या है, अब बनवा लिया तो हाथ में पड़ा हुआ है। बोले ये भी फटीचर जैसा दिखता है और तुम भी फटीचर दिखते हो। तो उपरत्न को उपरत्नों में अर्थात चांदी में, और रत्नों को रत्नों में अर्थात सोने में बनवाना चाहिए। अब जिसको सोने का और चांदी का औकात ही नहीं है, उसको रत्न बताने की जरूरत कहाँ है? तब फिर क्या पहने? तो हर पत्थर के सब्स्टिट्यूट के रूप में लकड़ी होता है, लकड़ी बांधे। तो जो आपको हवन संविधा में लिखाया था मैंने सामग्री में,
कि कौन सा लकड़ी हवन में लगता है वही बांधना है, और अलग से कुछ नहीं है। सूर्य के लिए अकवन, मंगल के लिए खैर, ये सब जो बताया है वही लकड़ी का यूज करना है। तो अब लकड़ी भी बांधने का औकात नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आपका तकदीर आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आप ऐसे ही रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। यहां तक हमारे समझ में आ गया। अलग अलग भावों के विषय में बताएं। उसके पहले ये समझ लीजिएगा कि रत्न धारण उपयुक्त करेंगे, जो हमारे लिए उपयुक्त होगा वही करेंगे, लेकिन यंत्र कोई भी पहन सकते हैं, वो नुकसान नहीं देगा। यंत्र कोई भी पहन सकते हैं, वो नुकसान नहीं देगा। चले आए रत्नों के ऊपर, जबकि यंत्रों की बात भी और करनी चाहिए थी थोड़ा। व्यापार वृद्धि यंत्र, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्री यंत्र, रोग नाशक यंत्र, महामृत्युंजय का दुर्घटना नाशक यंत्र, ये सभी प्रकार के यंत्र आप गूगल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से बनना और बनाना है, इसीलिए मैंने अन्य यंत्रों की चर्चा नहीं की, वो आप लोग अपने इंटरेस्ट से सीख जाएंगे। तो जिस प्रकार से किसी भी मंत्रों का जप करने से, दान करने से, यंत्र पहनने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो वाला नियम हम रत्नों के ऊपर लागू नहीं करेंगे। तो अलग अलग लग्नों के लिए अलग अलग रत्नों का विचार किया जा सकता है। अगर हमको एक साथ यदि सब बता देना है और ये कह देना है कि अब हो गया, अब क्लास खत्म हो गया, जितना बता दिया यही काफी था, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं सोचता हूँ मैं भी एक वेबिनार ले लूं, कुछ बच्चे भी बढ़ जाएंगे क्लास में और लोगों को बता भी दूंगा। अभी बता रहे थे ना, मनीष जी वेबिनार की चर्चा कर रहे थे, पिछले क्लास में थे वो। अच्छा है, ट्रिक्स अच्छा है। चलिए कोई बात। तो अब पहला नियम जो लागू करेंगे वो ये लागू करेंगे कि लग्न के मित्र का ही रत्न पहनाएंगे। लग्न के मित्र का ही रत्न पहनाएंगे। केंद्र त्रिकोण, लाभ स्थान और तीसरे स्थान में बैठे ग्रहों का ही रत्न पहनाएंगे। नंबर 2 यही लिखना है, केंद्र त्रिकोण, लाभ और तीसरे स्थान में यदि लग्न के मित्र बैठे हों तो उसका रत्न पहनाएंगे। छठे में, 8वें में, 12वें में और दूसरे में यदि बैठा हो लग्नेश का मित्र तो उसका रत्न नहीं पहनाए। ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर
रखिएगा। आप लोग भावार्थ रत्नाकर के आधार पर जानते हैं कि दूसरा, 12वां, छठा और 8वां ये चारों मारक स्थान है। इसमें इसके बैठे महादशा और इसमें बैठे ग्रह की अंतर्दशा में मरण या मरण तुल्य कष्ट हो सकता है। और ये भी जानते हैं कि जो ग्रह जहां बैठा है उसी भाव का फल करता है। तो ऐसे स्थिति में इस चारों में यदि लग्नेश का मित्र भी बैठा हो तो भी हम उसका रत्न नहीं पहनाएंगे। क्लियर हो गया? केंद्र ये चारों भाव, त्रिकोण ये दोनों भाव, लाभ ये वाला भाव और तीसरा ये वाला भाव, इतने का रत्न, इतने में बैठे ग्रहों का रत्न पहनाएंगे। और वो बैठा ग्रह लग्नेश का मित्र हो तो पहना देंगे। अब कुछ एक हॉरोस्कोप ऐसा आएगा अब यहाँ ये सूर्य जो है बुध का मित्र है। आप लोग समझिएगा। लेकिन सूर्य बुध को मित्र नहीं मानता, सम मानता। तो ऐसे स्थिति में क्योंकि लग्नेश इसको मित्र मानता है तो मिथुन लगन की पत्रिका में हम माणिक्य पहना सकते हैं। खाली समझिएगा, अगर नोट करने लगेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब कन्या लग्न की पत्रिका में सूर्य को द्वादशेश होने का दोष नहीं लगता और लग्नेश इसको मित्र मान रहा है। कन्या लग्न की पत्रिका अब आ गई। तो ऐसे स्थिति में भी पन्ना, क्योंकि वो खुद लग्नेश है, और माणिक्य पहना सकते हैं। जब साथ में चल सकते हो तो साथ में रतन पहन लो, क्या दिक्कत? कई लोग नहीं पहनाते। ठीक होगा। अब सूर्य का लगन है, तो बुध को सम मानता, बुध लाभेश और धनेश है। ऐसे स्थिति में यदि बुध केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में स्थित हो तो रतन पहना देंगे। और ऐसे स्थिति में सूर्य बुध यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, बुध भी लिख दो साथ में भाई, नहीं पहनाएंगे। क्लियर हो गया? नाटक चंद्रमा बुध ही करता है और कोई नहीं करता। मिथुन लगन है,
कर्क राशि दूसरे स्थान में है। ये मारक भी है लेकिन धन स्थान का लॉर्ड है, और यही चंद्रमा है तो रतन नहीं डालेंगे। यहाँ चंद्रमा है तो रतन नहीं डालेंगे, यहाँ चंद्रमा है रतन नहीं डालेंगे, यहाँ चंद्रमा है रतन नहीं डालेंगे। बाकी केंद्र, त्रिकोण, लाभ और तीसरे स्थान में यदि चंद्रमा है रतन डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कन्या लगन में चंद्रमा यहाँ का स्वामी है, ऐसे स्थिति में यही नियम होगा। सिर्फ इन चारों में चंद्रमा है तो रतन नहीं पहनाएंगे, बाकी में पहना सकते हैं, क्योंकि इस लगन को ये लाभ देने वाला है, जबकि बुध चंद्रमा को अपना परम शत्रु मानता है। लेकिन आपने क्या देखा कि मिथुन लगन में चंद्रमा लाभ देने के लिए बैठा और कन्या लगन, मिथुन लगन में चंद्रमा धन देने के लिए बैठा और कन्या लगन में चंद्रमा लाभ देने के लिए बैठा है। पिता पुत्र का इंटरनल सेटिंग है। यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया। अब वही बात कर्क लगन के लिए ले लें तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। चंद्रमा बुध को मित्र मानता है, कुछ थ्योरी से भी अपने दिमाग में बल देना चाहिए। लेकिन बुध चंद्रमा को मित्र नहीं मानता, परम शत्रु मानता है। और मौका है यहाँ कि वो द्वादशेश भी है और तृतीयेश भी है, इसका मतलब अशुभ है। तो ऐसे स्थिति में कई लोग केंद्र, त्रिकोण, लाभ स्थान में होने के कारण बुध का रत्न पहना देते हैं। हम नहीं पहनाते, हम कहते हैं छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है पहनना, क्योंकि बुध अवसर में रहेगा, ढूंढता रहता है अवसर कि जब हमको मौका मिले तब हम चंद्रमा को परेशान कर दें। इसीलिए कर्क लगन में बुध का रत्न नहीं पहनाएंगे। अब आप लोग अपने जीवन काल में जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो देखिएगा, बुध में चंद्रमा की दशा होगी, ये वेरी गुड, बहुत अच्छी दशा होगी, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और चंद्रमा में बुध की दशा होगी, ये खराब रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। अब इस स्थिति के आधार पर थोड़ा बहुत चेंज आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन चंद्रमा में बुध 3-11 में भी बैठ करके ये बेटा जी बहुत अच्छा नहीं करते हैं, ठीक है ना। बुध बहुत अच्छा नहीं, लेकिन चंद्रमा बहुत अच्छा करता है। तो यहाँ बुध के लग्नों को भी समझ लिया और चंद्रमा के भी लग्नों को भी समझ लिया। अब बाकी मान लीजिए कर्क राशि में 8 और 12 है और धनु राशि यहाँ का स्वामी। धनु राशि कहाँ है? 6ठे स्थान में। और गुरु बैठ जाए यहाँ तो नहीं पहनाना है, कहाँ पहनाएंगे। कई लोग सोच रहे होंगे गुरु जी बताएंगे ये 6ठे का स्वामी अष्टम में बैठा विपरीत राजयोग। ऐसा राजयोग नहीं होता, ये भाग्येश है, ये भाग्येश उतरा हुआ है। और इसको 6ठे का फल ज्यादा याद रहेगा। गुरु को 6ठा का फल करना है, रोग देना है, ऋण देना है, शत्रु देना है। तो ऐसे केसेस में कर्क लगन होने पर भी यदि गुरु 8वें 12वें में बैठा हो तो रत्न नहीं डालते।
ये बात समझने की जरूरत है। कर्क लगन होते हुए भी मंगल केंद्र त्रिकोण दोनों का स्वामी हो करके पूर्ण योगकारी होते हुए भी यदि द्वादश में हो तो रतन नहीं पहनाएंगे। केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में हो तो रतन पहना देंगे। तो बुध चंद्रमा, बुध सूर्य, इन लोगों में थोड़ा बहुत विवाद रहता है, क्या करेंगे, कैसे रिजल्ट करेंगे। तो ऐसे स्थितियों में आप लोगों को मैंने समझा दिया कि कहाँ रतन पहनाना है और कहाँ नहीं पहनाना है। बुध की दशाओं में चंद्रमा का रतन डाल सकते हैं, बुध के लग्न में चंद्रमा का रतन डाल सकते हैं, लेकिन चंद्रमा के लग्न में बुध का रतन नहीं डाल सकते। कोशिश मैं करूंगा कि हर एक लग्नों में कौन कौन सा रतन डालना चाहिए और नहीं डालना चाहिए तो क्लियर हो गया। ये तो आपके विवेक के ऊपर पूरा जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या समझ रहे हो, उसके आधार पर चला जाएगा। क्लियर हो गया। ये आपको समझना होगा कि कौन से लग्नों में किसको रतन डालना है, नहीं डालना है। फिर भी हमारा जब पीडीएफ जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ लिख करके जाएगा, तो कुछ चीजें कंफ्लिक्ट करेगा आपके दिमाग में। तो जो कंफ्लिक्ट करेगा, जो अपना दिमाग कहे वही बात मान लेना, हमारे दिमाग का कहा बात नहीं मान। कई आचार्य सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं, जैसे हमारे देश में कोरोना आया, कोरोना का कोई इलाज नहीं था। खांसी हो रहा है तो खांसी की दवा दे दो, एलर्जी से भी खांसी हो सकता है तो एलर्जी की दवा दे दो, सांस फूल रहा है तो इनहेलर दे दो, भाप लेने के लिए बोलो, ऑक्सीजन की कमी हो रही है ऑक्सीजन लगा दो। यही तो चल रहा था ना ड्रामा पूरे विश्व में आज से 2-3 साल पहले, कि कोरोना का कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं था, तो सिम्टोमेटिक इलाज कर रहे थे कि वो जिस जिस चीज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उस चीज को हम लोग डाल रहे थे। कई लोग कई तरह का अन्य टीका का उपयोग करके अलग अलग कई तरह का उपयोग करके उसका इलाज करने का प्रयास कर रहे थे। और जरूरी था, कम से कम राहत तो कुछ न कुछ मिला, कई लोग उससे जिंदा बचे भी। तो रत्नों में भी सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं लोग। बहुत गुस्सा आता है गुरुजी, टेंशन बहुत रहता है, मोती पहना दो इसको। बुद्धि काम नहीं करता है, कितना भी दिमाग लगाते हैं, व्यवसाय तो चल ही नहीं रहा है। तो व्यवसाय नहीं चल रहा है तो बुद्ध का रतन पहना दो। बेटी की शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई उसको संतान नहीं हो रहा है, संतान हो रहा है तो बेटा नहीं हो रहा है, तो गुरु का रतन पहना दो पुखराज। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, तबीयत हमेशा खराब रहते रहता है, मानिक पहना दो। ये देखिए ना, मेरा बेटा है, खाता है 4-5 रोटी खा लेता है, दूध फल भी देते हैं, लेकिन
दुबला पतला है, लीन थीन है, मांस तो है ही नहीं शरीर में, हड्डी सा पड़ा हुआ है, मूंगा डाल दो। तो ये सिम्टोमेटिक है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी कहते हैं फिल्म मिल जाता है, सक्सेस नहीं होता। तो लोगों का आकर्षण नहीं है, हीरा डालो आकर्षण बढ़ेगा। तो ये सिम्टोमेटिक है। तो क्या सिम्टोमेटिक रत्न पहना सकते हैं? तो हम नहीं पहनाते। बाकी लोग बाजार में क्या करते हैं उसकी जिम्मेदारी हमारे पास नहीं है कि हम सिम्टोमेटिक रत्न पहनाए, काहे के लिए किसी का पैसा बर्बाद करवा दें। कई लोग तो कर्ज लेकर के आते हैं गुरु जी के पास मिलने के लिए कि जाएंगे, कुछ अच्छा बताएंगे, 1 महीने के बाद ठीक हो जाएगा। और आया हमारे पास किसी से कर्ज लेकर के, और हम उसको 1-1.5 लाख रुपए का और खर्चा बता दिए, ये वाला रतन पहन लो, ये वाला पूजा करा लो, वो फिर कर्ज ले रहा है, फिर करवा रहा है। तो हम इस तरह का व्यापार नहीं करते। तो इसीलिए सिम्टोमेटिक रत्न भी हम नहीं धारण कराते। कई लोग अपने प्रोफेशन में इसको लागू किए हुए हैं कि व्यापार नहीं चलेगा तो पन्ना पहना देंगे, संतान में पुत्र नहीं होगा, शादी में पति की प्राप्ति नहीं होगी, धन का अभाव होगा तो पुखराज पहना देंगे, आकर्षण की कमी होगी तो डायमंड पहना देंगे। ये सब हम नहीं करेंगे। बाकी आप लोगों के मन में आएगा तो बता तो दिए ही हैं, आप कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। कमाना उद्देश्य है तो कमा सकते हैं। और कर्म के क्षेत्र में थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं तो श्री कृष्ण ने इसको माफ किया हुआ कि कार्य के क्षेत्र में थोड़ा बहुत झूठ बोल दिया तो कोई बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो यहां तक हमने आज पढ़ा दिया, रतन आपका समाप्त हो गया। आप लोग अपने से लगन लगा लगा करके रतन बताने का प्रयास कीजिएगा। बाकी रत्नों के विषय में जो मैंने नहीं बताया कि किस दिन पहनना चाहिए, कितना पहनना चाहिए, ये सब यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो अपने प्रश्न में रख लीजिएगा, प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो वहां समझ में आ जाएगा। जी अंकित जी बोलिए, क्या प्रश्न? सर छोटे छोटे 2-3 प्रश्न हैं। पहला ये कि सर अष्टमेश का अगर सहचार्य के नियम से उसे दोष नहीं है और वो त्रिकोण में जाके बैठ गया है तो क्या उसका रत्न पहना सकते हैं? लग्नेश का मित्र हो तो पहना सकते हैं। अच्छा, और अगर उसको अष्टमेश होने का दोष है लेकिन लग्नेश का मित्र है, त्रिकोण में है तो? ऐसा होगा ही नहीं। अच्छा ठीक है सर। दूसरा ये कि लग्नेश का शत्रु है, केंद्रेश होकर त्रिकोण में बैठा है तो उस सूरत में सर? पहना सकते हैं। ठीक है सर। तीसरा ये आपने कहा था रत्न का दान भी कर सकते हैं, तो किसी भी रत्न का दान कर सकते हैं बिना देखे, जैसे उस पर्टिकुलर? बिना देखे भी किसी भी रत्न का दान कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको पता है कि राहु खराब है तो राहु का दान करेंगे, शनि खराब है तो शनि के रत्नों का दान करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी आप किसी भी रत्नों का दान करें, कोई नुकसान नहीं है। सर मेरा मतलब वही था पूछने का, जैसे कि सपोज 8वें में बैठा है गुरु, तो हम पुखराज का दान कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, कर सकते हैं। जी अच्छा सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्मान पराशर जी, सर अंकित जी हाथ नीचे कर लीजिएगा। सर नमस्ते। जी नमस्ते, बताइए। सर वृश्चिक लग्न में बुध यदि केंद्र में बैठे हो तो पन्ना पहना सकते हैं? कहाँ कहाँ का स्वामी हो जाता है? अष्टम का और लाभ भाव का। तो अष्टम के स्वामी का रतन आप कैसे पहनाइएगा? और मंगल उसका मित्र है नहीं।
सर लाभ भाव वाली बात। लग्नेश का मित्र भी तो नहीं है ना, हाँ इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि हम मंगलवार वृश्चिक लगन में बुध का रत्न पहना दें। जी। अगला प्रश्न आनंद कुमार मिश्रा जी। सर एक छोटा सा प्रश्न है। बोलिए। सर अगर वृष लग्न की कुंडली है और तो षष्ठेश और लग्नेश शुक्र अष्टम में है, तो उसका जो फल होगा उसकी मूल त्रिकोण राशि के आधार पर निर्धारित किया जाएगा या लग्नेश के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि उसका स्थान भी गलत है। लग्नेश के आधार पर नहीं करके षष्ठेश के आधार पर करेंगे और इसका रत्न कभी नहीं पहनाएंगे। हाँ सर, बस यही एक कॉन्सेप्ट सब कुछ। रूबी शर्मा। हाँ गुरुजी, मकर लगन की पत्रिका में शुक्र तो पूर्ण योगकारी प्लैनेट होता है, पंचम और दसम का लॉर्ड होता है, लेकिन अगर वो अष्टम में बैठ गया चंद्रमा के साथ, राहु के साथ, और गुरु की अगर सेकंड हाउस से दृष्टि है, तो क्या उसको शुक्र का रत्न पहना सकते हैं? हम नहीं पहनाएंगे। हाँ, इसीलिए गुरुजी वही पूछ रहे थे। और एक कन्या लगन की पत्रिका में पंचम और छठे का लॉर्ड होता है नीलम, लेकिन वो लगन का मित्र होता है, तो अगर शनि अगर दसम में बैठा हुआ है तो क्या वो नीलम पहन सकता है? पहना सकती हूँ, एक शर्त पे डाल सकती अच्छा, तो और लेकिन जरकन भी नहीं हूँ। पहना लेकिन सकते, चूंकि सब्स्टिट्यूट भी नहीं चूंकि ना? वो षष्ठेश भी होता है हाँ और गुरु। मूल त्रिकोण छठे में है, तो इसीलिए कभी कभी हम मना भी कर देते हैं, मत पहनाओ। हाँ ठीक है। गुरु, लेकिन वो केंद्र में बैठा हुआ था ना, और गुरु मित्र भी था, हाँ, तो इसीलिए। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ जगहों पर आप लोग अपने मर्जी का भी प्रयोग हाँ, करें। और गुरुजी वो जरकन भी नहीं पहना सकते, सब्स्टिट्यूट भी, हीरा का सब्स्टिट्यूट भी नहीं पहनाएंगे। मतलब जातिका के अंदर बहुत ज्यादा एक सौम्यता नहीं है, तो एक मतलब क्या सौम्यता लाने के लिए शुक्र को बल देना जरूरी है? वो तो अष्टम सौम्यता में शुक्र बैठा का हुआ है। कहाँ से लाएगा? अच्छा, मतलब आकर्षण ये सब बढ़ाने के लिए, जैसे मतलब वैवाहिक जीवन में सुख लाएगा शुक्र, ये सोच के क्या हीरा जरकन पहनाएंगे ऐसी जातिका को? अगर शुक्र अच्छे पोजीशन में बैठा है तो पहनाएंगे, 8वें 12वें में बैठा है तो नहीं पहनाएंगे। ओके गुरु, अब बैठा तो 8वें में ही गुरु जी, तब नहीं पहनाएंगे। नहीं, नहीं ठीक है पहना। गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। दान कर दो, शुक्र का अच्छा रहेगा। नीलम कुमार जी। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी आपने जैसे बताया कि दूसरे, छठे और 8वें 12वें का नहीं पहनाना, जैसे दूसरा मारक है, 7वां भी तो मारक में आता है, तो 7वें को भी देखेंगे? 7वें को थोड़ा कमतर करके आंकते हैं, इसीलिए 7वें को देखने का जरूरत नहीं। ओके। और दूसरा क्वेश्चन है गुरुजी मेरा कि जैसे हमने शुभ अशुभ की जो फंक्शनल रूप से उस लगन के लिए होंगे उनको नहीं देखा। मान लो फंक्शनल रूप से कोई प्लैनेट, जैसे लियो राशि के लिए वीनस फंक्शनल रूप से अशुभ माना जाता है, क्योंकि वो तीसरे का और 10वें उसका उसकी मूल त्रिकोण राशि तीसरे में आती है। तो क्या वीनस, और मान लो वो केंद्र में बैठा हो, तो उसका पहना सकते हैं उसको लियो? पहना सकते। तो फंक्शनल रूप से उसकी स्थिति को ज्यादा देखेंगे कि जहां पर जी बैठा हाँ, है, जी उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू गुरुजी। सोनाली वर्मा। हाँ जी, नमस्ते सर। सर ये मेष लगन की पत्रिका में शुक्र अगर 5th हाउस में बैठा है तो उसका रत्न पहना सकते हैं? वो जैसे 2nd और 7th का लॉर्ड होगा। जरूरत नहीं है तो नहीं पहनाओ, क्योंकि 2nd और 7th दोनों का लॉर्ड है। जी। बाकी पहनाने से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो केंद्र त्रिकोण और लाभ स्थान में रहेगा तो नुकसान नहीं करेगा। अच्छा सर, वो फायदा करेगा मतलब कुछ? फायदा करेगा, जिस स्थान में बैठेगा उसका फल ताकत के साथ करेगा। अच्छा, और सर वृष लगन की पत्रिका में हम शुक्र अगर केंद्र या त्रिकोण में है तो उसका रत्न पहना देंगे? मूल त्रिकोण तो उसकी 6th में होगी। अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो पहना सकते हो, अगर 8वें 12वें में बैठा है तो नहीं पहनाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। जीवेश जोशी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। बाकी प्रश्न तो अंकित जी ने जो पूछे उसमें हो गए, बाकी 2-3 प्रश्न हैं कि एक तो किस हाथ में पहनाना चाहिए, स्त्रियों और पुरुषों के लिए
सेम हाथ राइट हैंड में या अलग अलग? पुरुषों को राइट में पहना दो, स्त्रियों को लेफ्ट में पहना दो, कोई अंतर नहीं पड़ता। स्त्रियों को भी राइट में पहना दो, पुरुषों को लेफ्ट में पहना दो। गले में जब पहन सकते हैं तो कहीं भी धारण कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है ना? कलाई में बांध दो, बाजू में बांध दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला दूसरा ये कि कब पहनाना चाहिए, उसकी दशा या अंतरदशा में ही या कभी भी पहनाया जा सकता है? कभी भी पहना सकते हो। जी। और रत्ती या कैरेट का निर्धारण कैसे करना है? दोनों नाप की इकाई है रत्ती और कैरेट। मूंगा रत्ती में मिलता है, बाकी सभी पत्थर कैरेट में जाता है और सभी रत्न उपरत्न कैरेट में आता है। जैसे जातक तो को पहनाना है किसी को। मैं बताता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट समय ले लो, क्योंकि इसकी चर्चा नहीं की थी इसीलिए बता देता हूँ। तो यदि ऑस्पिशियस स्टोन पहना था, ऑस्पिशियस मतलब शुभ रत्न, और उपरत्न नहीं पहनाते, रत्न पहनाते हैं, नीलम पहनाते हैं, मानिक पहनाते हैं, पुखराज पहनाते हैं, मूंगा पहनाते हैं, तो ये यदि आदमी 100 किलो का हो तो 8 कैरेट भी चल जाएगा। 80 किलो का हो तो 6 कैरेट भी चल जाएगा। उसी तरह से यदि उपरत्न पहनाते हैं तो 100 किलो का है तो 12 कैरेट लगाओ। समझ में आया? 80 किलो का है तो 10 कैरेट पहनाओ। क्लियर हुआ? किस जी, दिन जी। पहनाना चाहिए? तो उस दिन पहनाना चाहिए जिस वार का वो रतन है। राहु है तो शनिवार, केतु है तो मंगलवार, बाकी तो सब जानते ही हो। सूर्य के लिए मानिक रविवार, चंद्रमा के लिए सोमवार, मूंगा मंगलवार, पन्ना बुधवार, ऐसे पहनाते हैं। एक लास्ट प्रश्न है। बोलो। जैसे सभी अपन ने देखा कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी लग्नेश का मित्र भी है, और केंद्र या त्रिकोण में ही या लाभ स्थान में ही बैठा है, पर वो नीच राशि का है, तो उस स्थिति में पहनाना चाहिए या नहीं? हाँ, नीच राशि का है, फिर भी पहना सकते, कोई दिक्कत। हाँ, यही बहुत बुरा आजकल। नीरज मलिक। गुरुजी नमस्कार। 2 सवाल है सर। एक, बहुत से लोग बोलते हैं कि जो ये रत्न हम पहनते हैं इनकी एक एज या एक लिमिट होती है कि 5 साल 7 साल बाद इनकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। वो साथ में ये भी बोलते हैं कि इसे रेगुलरली चार्ज करते रहना चाहिए, कि फ्रिज में रख दो या इसे शुद्धिकरण करते रहो बीच बीच में। क्या उन बातों में दम है? क्या इनकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है एक टाइम के बाद? पागल बनाने वाली बात। तो अगर कोई रत्न एक बार पहन लिया और आपका यकीन है उसमें, तो ऐसा नहीं है कि 5 साल 7 साल बाद आपको बदलने की जरूरत है या उसे कोई जरूरत रिचार्ज? नहीं है। पिताजी ने जो रत्न पहना था ना, वो वाला रत्न आपको मिल जाए तो और अच्छा। बात समझिएगा। ठीक है। सोना कभी खराब होता है क्या? आप बताइए। कभी नहीं होता। आज चांदी खरीदने जाते हैं, पुराना सिक्का क्यों ढूंढते हो? क्योंकि उसमें प्योर चांदी है। आजकल तो खाद उद मिला करके दीपावली पे बना करके बेचते रहता है। तो हमारा कहना है कि जिस तरह रत्न में कभी कोई खामियां नहीं आती, ना उसका कोई पावर कम होता है। समझ रहे हैं? घिसने के बाद यदि थोड़ा वो कम वजन में कम हो गया तो वो अलग बात है। ये सब जो बताते हैं कि 5 साल बाद बदल लो, तो आप बदलने के लिए चले जाएंगे, उनको लाभ हो जाएगा। रिचार्ज करवा लो, रिचार्ज करने के लिए देंगे, वो कहेंगे हम रिचार्ज कर दिए, ले जाओ। तो उनको कुछ तो देंगे ना, आप 5,000 10,000 कुछ तो देंगे इसको करने का। आपका नीलम रिचार्ज होगा, 2-3 लाख रुपए का आपने नीलम पहना हुआ है, तो 10-20 हजार तो रिचार्ज का चार्ज लग ही जाएगा। ये सब कमाने का जरिया है, आप लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं। ठीक है। और जो घर पे बोलते हैं कि इसे फ्रिज में रखना चाहिए या हर 2-3 ये सब महीने में? गलत है, ये सब गलत। दूसरा सवाल ये है गुरुजी कि आपने बोला कि कोई भी ग्रह सबसे पहला फल जहां बैठा है उसका करता है, और तीसरे नंबर पे जहां का वो लॉर्ड है उसका करता है। गुरुजी दूसरे नंबर पे किसका करता है, जिसपे एस्पेक्ट हो?
जहां देखता है वहां पे सर। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। हेमलता जी। प्रणाम सर। प्रणाम। सर पूछना है कि सर अष्टमेश का रत्न अगर वो लग्नेश का मित्र हो तो पहना जा सकता है? पहन सकते अष्टमेश का सर। और सर अगर धनु लग्न का कुंडली है और उसमें मंगल 5वां और 12वां भाव का स्वामी हो गया तो उसका क्या पहना जा सकता है? मूल त्रिकोण तो सर उसका केंद्र त्रिकोण में यदि ग्रह बैठा है लाभ और तीसरे में बैठा है तो पहन सकते हैं। जी सर। और अगर 6, 8, 12 में है तो नहीं पहने। ठीक है। रंजीत पटेल। गुरुजी ऐसे वृश्चिक लग्न की पत्रिका है और गुरु जो है 9वें भाव में है और सूर्य से अस्त हैं और पाप का तरी में भी हैं, तो क्या उनका हम रत्न पहन सकते हैं? जरूर पहनिए, लेकिन यही स्थिति यदि 8वें में हो जाए तो नहीं पहनिएगा। ठीक है गुरुजी। ठीक है। ठीक है गुरुजी। विशाल गोस्वामी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी वृश्चिक लग्न में लग्नेश स्वयं बैठा हुआ है लग्न में और शुक्र सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो वो 7th हाउस लॉर्ड भी हुआ और 12th का भी हुआ, तो क्या बैठ पहन सकते हैं इसमें शुक्र का रत्न? शुक्र का रत्न नहीं पहन सकते। मैं तो कभी कभी वृश्चिक लगन में मैं तो मंगल का भी रत्न मना कर देता हूँ। लग्नेश स्वयं वहां बैठा हो तब भी मना कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो छठे में मूल त्रिकोण होता है, इसीलिए वो छठे का भी प्रभाव ले सकता है। इसीलिए मैं एक भी रिस्क नहीं लेना चाहता। भाई फायदा होगा 5 रुपए का कि नहीं होगा पता नहीं, नुकसान यदि 1 रुपए का हो गया तो मेरे लिए अच्छा नहीं। इसीलिए मैं वृश्चिक लगन में और तुला लगन में वृष लगन में मना करता हूँ रत्न पहनने के लिए, शुक्र का और मंगल का। सर ये अभी जो आपने पढ़ाया है इसमें जैसे मोटा मोटी लोगों को सभी को जानकारी है रत्न की, तो मेरा निवेदन ये था कि रत्न और उपरत्नों के बारे में आपके मुख से पूरा उसका जानकारी मिले और पूरी उसकी क्लास हो तो हम लोगों के लिए बड़ा लाभप्रद होगा। रत्न उपरत्न बता देंगे, आप चिंता क्यों करते हैं? वो 9 दूनी 18 नाम लेने में हमको तकलीफ थोड़ी है, ले लेंगे। और एक अंतिम निवेदन गुरुजी की, ठीक है आप पुरानी क्लास दे देंगे, आपने जैसे शुरू में बताया था, और बहुत अच्छा होता है कि लाइव यदि हम लोगों को पिछली क्लास को यदि आप फिर से पढ़ा देते तो बड़ी कृपा होती, क्योंकि यंत्रों का जो है आपने इस क्लास में बताया, यंत्र कोई भी कभी भी पहन सकता है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो यदि आप जब भी समय मिले आखिरी में आप जब भी, तो वो एक बार फिर से अगर क्लास दे आप देंगे लोगों को, आप लोग पहले देख लीजिए वीडियो प्राप्त करके, उसके बाद भी लगे कि नहीं पढ़ाना है तो वो वीडियो को डिलीट कर दीजिएगा, हम नया पढ़ा देंगे। अनुराधा जी भाटिया जी। प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रश्न ये था कि अभी तक हमको ये समझ में आया कि सिर्फ लग्न कुंडली के अनुसार रत्न पहनना चाहिए, लेकिन आपने चर्चा की कि कुछ लोग चंद्र कुंडली के अनुसार या सूर्य कुंडली के अनुसार भी रत्न पहनाते हैं, तो क्या ये उचित माना जाए? क्योंकि मेरे संग ये हुआ है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। बताया गया कि यदि आपके पास शरीर नहीं है या किसी भी रूप में शरीर को हानि पहुंचता है, वो किसी भी हानि से बड़ा हानि है। पैसा चला जाएगा, पैसा कल आ जाएगा, शरीर चला जाएगा तो नहीं आएगा, हाथ टूट जाएगा तो हाथ वापस नहीं आएगा। बात समझिएगा। तो इसीलिए लग्न के आधार पर विशेष रत्नों का प्रयोग करना चाहिए, चंद्रमा के आधार पर रत्नों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि हमको शारीरिक नुकसान ना हो, बाकी फायदा जो होना हो वो हो। इसीलिए हमारे विचार से चंद्रमा के आधार पर नहीं, लग्न के आधार पर रत्नों का को धारण करना चाहिए। जी गुरुजी, एक दूसरा प्रश्न दान से रिलेटेड था
मैंने 2 क्लासेस में सुना, आपने कहा केतु का दान मंगलवार के दिन करना चाहिए, किंतु वाराणसी में केतु का दान बुधवार के दिन कराते हैं, तो क्या ये गलत है? ना ना, दान किसी भी दिन कीजिए, बाकी तो जहां जहां जो प्रचलन में है वहां वही कीजिए, ठीक है। जी जी लेकिन हम हमेशा जो है, जब केतु के लिए कोई दिन निर्धारित नहीं है तो वो मंगल जी की तरह काम करता है, तो मंगलवार को कर लें। वहां बुध को जी। कराते हैं तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बुध को भी कर सकते हैं। दान तो किसी भी दिन करें, कोई नुकसान नहीं है। और गुरुजी आखिरी प्रश्न, अगर केतु वृद्धि भाव में 11th हाउस में बैठा हो, तब उस स्थिति में दान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग खूब कहते हैं दान कि वो कीजिए, पुत्र के खूब लिए दान अच्छा है। कीजिए, खूब दान कीजिए, अच्छा लाभ मिलेगा। जी जी, धन्यवाद गुरुजी। आयुष्मान पराशर जी। सर लग्नेश को लेके थोड़ा डाउट आता है बार बार के, लग्नेश कहीं पे भी यदि बैठे हों, चाहे 6, 8, 12 में ही बैठे हों, तो भी उनका रत्न धारण करा जा सकता है। आपको आता होगा, मुझे नहीं आता। अगर मुझे आता तो मैं पढ़ा दिया होता। नहीं सर, मतलब इसी जो जो कुछ आपको लोग अगर पूछते हैं आता वो है तो पूछते वो हैं। गलत आ रहा है, उसको दूर कीजिए दिमाग से। जी सर। और कोई नहीं सर, प्रश्न? ये हाँ सर, बस थैंक यू। सर मेरा एक प्रश्न छोटा सा बस। जी आनंद कुमार मिश्रा जी बोलिए। सर जो अभी आपने कहा कि अगर हम यंत्र पहनने के अतिरिक्त लकड़ियों की बात कर रहे थे, तो सर उनकी ऊर्जा समय के साथ समाप्त नहीं हो जाएगी अगर उनको पहना जाएगा तो? जैसे रत्नों के बारे में बात हुई अभी, क्योंकि वो है तो सर वो एक जैविक पदार्थ से बनी हुई, वो भी घिसेंगी समय के साथ। लकड़ी बदल लीजिएगा, क्या दिक्कत? बस यही पूछना था। लकड़ी पहनते हैं तो वो बदल लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फ्री में मिलता है। नहीं सर, उसके लिए कोई नीलम, सर कोई समय नहीं रहे तो कि 6 महीने में बदले या 1 महीने में या 5 महीने में हर इस एक तरह। महीने बदल लीजिए, 8 दिन में बदल लीजिए, जब सुविधा हो वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद सर। प्रदीप रजक जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी 2-3 क्वेश्चन थे। एक नंबर तो हुआ रत्ना एनर्जाइज करना पड़ता है कि नहीं? हाँ, रत्न को धारण करने के लिए एनर्जाइज करना पड़ता है, मान लीजिए एक्टिव करना पड़ता है, ये क्या है विधि? कुछ नहीं है, अपने से मंत्र कीजिए और पहन लीजिए। अच्छा। 2 नंबर हुआ राहु और केतु का रत्न के बारे में तो आप नहीं बोले। मान लीजिए राहु के लिए गोमेद है और केतु के लिए कैट्स आई है। तो कब पहनना चाहिए उसको? अब राहु को शनिवार को और कैट्स आई को मंगलवार को। नहीं मतलब मिथुन लगन में भाग्य स्थान में 9th स्थान में बैठा हुआ है राहु, पहन सकते हैं आप राहु के रत्न, इसलिए। और एक प्रश्न था, अगर बोलिए। लकड़ी पहनने से जो ग्रह का स्थिति है वो अच्छा होता है, खराब अगर स्थिति होगा तो वो अच्छा होगा पहनने से, या अच्छा ग्रह का स्थिति है तब पहनने से और अच्छा होगा? अच्छा स्थिति है तो पहनने से और अच्छा हो। अगर खराब स्थिति है तो ठीक हो सकता है पहनने से? केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में अगर खराब स्थिति है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट है तो ठीक है। 8वें 12वें में यदि पीड़ित है तो फिर पहनिए ही मत। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। योगिन पांड्या, अमित जी पहले। अमित, बाप रे बाप, इतना प्रश्न कहाँ सर से आ प्रणाम। जाता है? सर प्रणाम। हाँ अमित, हाँ बोलिए। सर वीडियो नहीं ऑन कर पाऊंगा आज। सर मेरा सवाल था कि अगर तुला लग्न का कुंडली हो और शुक्र पंचम भाव में बैठा हो तो लाभ स्थान को भी देख रहा है लेकिन अष्टम का स्वामी भी है, पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उस कंडीशन में हीरा पहना जा सकता है? खूब खूब, मूल त्रिकोण लगन में, इसीलिए पहन लीजिए। ठीक है सर, धन्यवाद सर। योगिन पांड्या। प्रणाम सर। प्रणाम। सर कोरल जो है उसको व्हाइट भी आता है और रेड भी, तो कौन सा बेटर होता है? रेड बेटर होता है। ठीक है सर। सर दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे राहु केतु के जो स्टोन है
सर उसको हम केंद्र त्रिकोण या लाभ स्थान में या थर्ड हाउस में है तो हम कोई भी लग्न में पहना सकते हैं? हाँ हाँ, पहना सकते हैं। ठीक है। और सर मूल त्रिकोण राशि जो 6, 8, 12 के साथ साथ अगर दूसरे स्थान में भी हो तभी हमें स्टोन परहेज नहीं करना पहनाना? चाहिए, परहेज करना चाहिए। थैंक यू सो मच। नीरज मल्लिक। गुरुजी आई एम सॉरी, एक सवाल मेरा रह गया था। अगर जब हम बात करें, हमने युति की बात नहीं करी। मान लीजिए दो लगन के साथ किसी एक भाव में दो या दो से ज्यादा ग्रह बैठे हैं, कोई एक उनमें से फ्रेंड है जिसका हम रतन पहनाने की बात कर रहे हैं, बट बाकी दो फ्रेंड नहीं है, बट वो एक ही भाव को इम्पैक्ट करेंगे, तो उस नजरिए से कैसे देखें इस चीज को जब रतन उस डिसाइड नजरिए से यदि उसका रतन पहनाते हैं तो वो प्रभाव अच्छा करेगा। अगर वो पीड़ित भी है तो उस ताकत ला करके उसका फल करना चाहेगा। इसीलिए युति का यहाँ जरूरत नहीं है। अच्छा, तो स्थिति वो को ही भाव समझना, स्थिति को समझना ज्यादा उपयुक्त है, युक्ति को समझना ज्यादा उपयुक्त नहीं है। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। विपिन शर्मा जी। गुरुजी, अगर ग्रह वक्री हो तो उसका कोई असर पड़ता है? अगर उसका ग्रह मतलब आपको रत्न पहनना हो तो वक्री का क्या असर होता है? जो नॉर्मल में पहना सकते हैं उसी तरह बकरी में भी पहना सकते हैं, उसके लिए अलग से कोई नियम नहीं। ओके गुरुजी, ठीक है। विजय पत्रकार जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। सर ये लकड़ी जो ताबीज में धारण करनी है क्या, या हाथ क्या? में, या लकड़ी जो है ग्रहों की उसे ताबीज में धारण ताबीज करना है? ना ताबीज में ऐसे मान लीजिए। अच्छा। और सर कन्या रखने के लिए शनि अगर पंचम भाव में बैठा है तो वो मतलब षष्ठ का भी स्वामी है, तो हीरा धारण कर सकते हैं क्या? सॉरी, नीलम। कर सकते हैं, लेकिन हम विशेष रूप से मना कर देते हैं कभी कभी। और सर किस उम्र से के जातक के लिए हम दे सकते हैं सर? 12 उसका बरस के बाद ही रतन पहनाइए, 12 बरस के पहले रतन पहनाने की जरूरत नहीं। सर आपने जो उम्र जो बताई है वो तो उम्र के हिसाब से देना या वजन के हिसाब से देना? वजन के हिसाब से ही दीजिए, उम्र के हिसाब से मत। तो उम्र के हिसाब से उसमें फर्क कैसा रखेंगे फिर कैरेट के हिसाब से? वो पता नहीं है उम्र के हिसाब से क्या कैरेट। और वजन के हिसाब से फिर कैसा फर्क रखेंगे? वो तो हमने बता ही दिया, अगर रत्न पहना रहे हैं तो 100 किलो का आदमी है तो 8 कैरेट भी चलेगा, 80 किलो का आदमी है तो 6 कैरेट भी चलेगा, थोड़ा कम भी चलेगा, लेकिन यदि उपरत्न है तो उसको ज्यादा पहनाना चाहिए। जी धन्यवाद सर। रंजीत पटेल। गुरु जी, ऐसे वृश्चिक लग्न की पत्रिका है और राहु 10वें भाव में है, तो क्या उसका पहन सकते हैं रत्न? हाँ, पहन सकते हैं। गुरु जी, इनकी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? जैसे राहु है 7वीं और 9वीं दृष्टि से अशुभ दृष्टि देखता है। हम समझ गए बात को, आपने जब पूछा तो मैंने समझ लिया। वो छठे और दूसरे स्थान को एक्टिव करेंगे, लेकिन स्थिति का फल ज्यादा मानते हुए रतन को बताया गया है। इतना मानने लगेगा तो किसी को रतन पहना ही नहीं सकेगा, ठीक है ना? ठीक है। तो इसीलिए इतना ही मान करके चलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगले क्लास में आएंगे, सबसे पहले रत्नों का नाम लिखा देंगे, उसके विषय में थोड़ा बहुत बता देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार।